नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आपको बता दें कि शिवसेना नेता संजय राउत के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही थी। इस दौरान अब उनका जो फ्लैट और प्लॉट थे उनको कुर्क कर लिया है। ईडी ने उनकी संपत्ति कुर्क कर ली है। ये जो मामला है 1034 करोड़ रुपए का जो पात्रा चाल घोटाला मामला था, उसमें संजय राउत की जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की गई है ईडी के द्वारा। चाहे ईडी छापेमारी करे या फिर मेरे पे एफआईआर करो या कुछ भी करो, उन्हें डर नहीं लगता है। मंजीत डागर जी इस वक्त मेरे साथ है, इन्हीं से जान लेते हैं इनका क्या कहना है तमाम चीज़ों पर। संजय राउत जिस तरीके से अभी बयान दे रहे हैं, ईडी की छापेमारी हुई थी, अब उनकी जो संपत्ति है वो कुर्क हो रही है। देखिए, संजय राउत इस घोटाले में न सिर्फ फंसे हुए हैं बल्कि उनकी संपत्ति ही कुर्क कर ली गई है। 1034 करोड़ की बहुत बड़ा मामला है अलीबाग में और दादर के अंदर। जैसा आपने कहा, पात्रा चौल घोटाले में उनका नाम आया हुआ है। देखिए, ये मामला तो है कॉम्प्लेक्स, लेकिन हम बहुत आसान शब्दों में आपको बता देते हैं। मसला ये है कि जो महाराष्ट्र डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे म्हाडा कहते हैं, उसने एक कंपनी है गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन लिमिटेड नाम की, उसको कुछ फ्लैट जो है डेवलप करने के लिए दिए थे, कॉन्ट्रैक्ट दिया था। लेकिन उसने ये काम ना करके 8 बिल्डरों को दे दिए और उसमें इसकी जो वाइफ है संजय राउत की, उसके खाते में 55 लाख जमा हुए हैं। किसके द्वारा जमा हुए हैं? इनका एक दोस्त है प्रवीण राउत, उसकी वाइफ माधुरी राउत के माध्यम से। मामला तो ये है। अब इस मामले में इन्होंने क्या है, ये क्यों जमा हुए, पिछले साल का मामला था, अब तक पता नहीं चल पा रहा था। अब उसका जवाब आ गया आज। क्यों जमा हुए? वो घोटाला था, आज उसके बारे में पता लग गया। अब खेल ये है कि ये, और जब संपत्ति अटैच हो गई, ईडी तो भारत सरकार की एजेंसी है। आपको याद है कि संजय राउत ने एक ट्वीट किया था, ईडी को कुत्ता बताया था। ईडी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, और ईडी हुई, सीबीआई हुई, सीवीसी ये विजिलेंस कमीशन हुआ, ये सारी की सारी समझ लीजिए इस देश की सेवा करने वाले ऑफिसर हैं। अगर इनको ये कुत्ता कहते हैं, इसका मतलब भारत की व्यवस्था, भारत के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने का काम किया जा रहा है। दूसरा बात और बता दूं आपको, मैं पीएमसी जो घोटाला है उनमें इन लोगों का नाम आया हुआ है, उससे जुड़े रहे हैं। इसके तार जो आज इसकी भूमि घोटाले में जो इनकी ज़मीन अटैच हुई है, उसमें बेचारे गरीब लोगों ने और मध्यम क्लास के लोगों ने अपना पैसा जोड़ जोड़ करके उस पीएमसी बैंक में जमा कराए थे। उसी पीएमसी बैंक के घोटाले में उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। 50,000 से ज़्यादा आपको रुपया नहीं निकाल सकता, क्योंकि घोटाला हो गया। अब सबके पैसे उसमें बंद हो गए। और उसमें उसी पीएमसी घोटाले के मामले में जो है 55 लाख रुपए इनकी वाइफ को जो मिले थे, उससे संबंधित है ये प्रवीण राउत। चलो उसमें ना जाके मैं आपको और बात बताता हूँ। भाई, संजय राउत जी पर जब ये मामला हुआ है तो महाराष्ट्र की सरकार का क्या दायित्व बनता है कि उनसे जवाबदेही ली जाए, उन्हें पार्टी फोरम पे बुलाया जाए। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं है। उद्धव ठाकरे जी पहले इस बात का जवाब दें कि भाई ये प्रवीण राउत, इसका संजय राउत का करना क्या है, ये बताइए। अभी इसने एक नया बयान दिया है, अभी कह रहा है कि भाई भारत की जो हालत है वो श्रीलंका से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और भारत श्रीलंका से भी नीचे चला जाएगा आर्थिक स्तर पे। अरे मेरे भैया, पहले ये तो देख लीजिए, एशिया के अंदर जितने भी देश हैं, 25-25, 30-30, 40-40 रुपए तक की वृद्धि उनकी करेंसी में। मैं ये नहीं कह रहा रुपया हमारी करेंसी है। पेट्रोल की और डीजल की वृद्धि हुई है। एक एक देश के अंदर हमने पूरी लिस्ट पढ़ी है, 108 देशों की मैंने पूरी लिस्ट पढ़ी है। सबसे कम वृद्धि 1-2 रुपये में अगर कहीं हुई है, वो भारत के अंदर हुई है। उसका कारण ये है, केवल और केवल भारत अकेला देश है जिसको आधे रुपए में रूस से पेट्रोल मिला। ये भारत की विदेश नीति की और नरेंद्र मोदी जी की सफलता है। और ये सफलता इसलिए संजय राउत को बता देना चाहता हूँ कि 10 विदेश मंत्री यहाँ दिल्ली में आए, लेकिन अकेले रूस के विदेश मंत्री से भारत ने बात करी, क्योंकि रूस प्रैक्टिकल हेल्प कर रहा है भारत की। प्रैक्टिकल हेल्प मतलब है, अब कहने को तो कोई जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो संबंध होते हैं उनमें हथियारों से भी मदद होती है, लेकिन भारत तो कोई युद्ध नहीं कर रहा ना, तो भारत को हथियारों की मदद की अब जरूरत नहीं है। लेकिन भारत का 60% हथियार रूस से आ रहा है। और भारत की विदेश नीति पे भी ये सवाल उठाते हैं, इनको ये पता नहीं है भारत ने कई हजार मीट्रिक टन, लाखों मीट्रिक टन चावल भारत से भर करके भेजा है श्रीलंका के लिए। पता क्यों भेजा है? देखिए भारत की सोच देखिए, पैसा नहीं दिया, पैसा को वहाँ के राजनीतिक खा सकते हैं। हमने माल दिया है, क्योंकि 500-500 रुपये में वहाँ पे चावल मिल रहा है। सोच देखिए हिंदुस्तान की। हमने वहाँ कई जो है, हमने लाखों बैरल, बिलियन डॉलर में बनता है ये, इतना हमने वहाँ पे पेट्रोल और डीजल भेजा है। हम सामान भेज रहे हैं श्रीलंका को। सामान हम इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ के पॉलिटिशियन खा नहीं जाएं, सीधे जनता को मिले। ये सोच किसकी है? ये सोच है भारत सरकार की। बताइए, आप इस सोच पे भी सवाल उठा रहे।
तो अब देखिए ये विदेश नीति की सफलता और सारी दुनिया में इस बात को लेकर के देखिए सबसे ज़्यादा कर्ज श्रीलंका पे किसका है? 60% कर्ज है चाइना का, जिसकी वजह से उसकी ये हालत हुई है। कारण वो ये बना है कि श्रीलंका ने जो है कर्ज की वजह से आयात बंद कर दिया, मतलब बाहर से सामान मंगाने के लिए पैसे नहीं बचे उनके पास में उस कर्ज की वजह से, क्योंकि बार बार किस्तें चुकाने की वजह से। तो जो डुबाया उनको चाइना ने, लेकिन उभारने का काम किसने किया? भारत ने किया और कर रहा है। इसके अलावा आप मुझे बताइए, कंगना के मामले में बंदा ये कहता घूमता था कि उखाड़ दिया। अरे किसको उखाड़ दिया भाई आपने, बताइए आप। ये इन चीज़ों पे ना जा करके वो इस बात का जवाब दें कि जब आज वो घोटाले में फंसे हुए हैं और ऊल जलूल बयान देने के लिए कभी यहाँ राकेश टिकैत से आकर के मिलते हैं मुजफ्फरनगर में, अच्छा मिल लिए, क्या हासिल कर लिया उससे भाई? कभी कहीं जाकर और स्पेशल आए उससे मिलने के लिए वहाँ से कि मुझे उद्धव ठाकरे जी ने भेजा, मैं तो फ़ोन करवाऊंगा उस पर। तो मतलब क्या राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाह रहे हो शिवसेना को? अरे ऐसे बनेगी, विचारधारा से होता है। किसी जमाने में बाला साहब ठाकरे की वजह से इस पार्टी का जो उद्भव हुआ पूरे भारत के अंदर हुआ और आप लोग भी उसमें साथ में लगे हुए थे और बाला साहब ठाकरे के उससे प्रभुत्व से आप लोग भी जो है आगे बढ़ते चले गए। लेकिन आपको ये याद नहीं रहा, उस ज़माने की जो बातें याद नहीं रही, आपको ये ध्यान नहीं रहा कि आज जब इस पूरा देश ये मांग कर रहा है कि किसी फिल्म को टैक्स फ्री करना हो, कोई बात करनी हो, तो उसके लिए संजय राउत का क्या कहना बता दीजिए मुझे। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि मुझे ये बताइए कि महाराष्ट्र के अंदर नवाब मलिक जेल के अंदर गए, उस पर अंडरवर्ल्ड से जो रिश्ते रखने का आरोप है वो भी ज़मीन घोटाले में ही गए हैं, समझ लीजिए आप। महाराष्ट्र के अंदर जो है नवाब मलिक के अलावा आप बताइए कि वहाँ के मिनिस्टरों की लाइन लग रही है जेल जाने के लिए और ये लोग जो ईमानदार ऑफिसर हैं उनको टारगेट करते हैं। मुझे बताइए कि जब सामना में ये चीज़ें क्यों नहीं लिखी जाती कि आप ईमानदार ऑफिसरों को क्यों टारगेट करते हैं? नवाब मलिक तो वहाँ माइनॉरिटी मिनिस्टर बना रखे थे भाई साहब, आपने उसको ये सब खोते हुए भी बर्खास्त करने की कार्रवाई में इतना क्यों लेट हो रहे आप? बताइए आप मुझे। खुद ये कह रहे हैं ना कि उद्धव ठाकरे मतलब हम तो बाला साहेब ठाकरे के नीतियों पर चलने वाले हैं, उनके सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, लेकिन खुद भूमि घोटाले में पकड़े गए हैं और कह रहे हैं कि महंगाई कर रही है सरकार, श्रीलंका से भी बुरे हाल होंगे भारत। अच्छा, ये सब बातें कह रहे हैं तो संजय राउत कोई भी मुझे ऐसी उपलब्धि गिनवाइए आप महाराष्ट्र सरकार की या उद्धव ठाकरे की ऐसी उपलब्धि गिनवाइए आप मुझे। आप आज आप इलेक्शन करा के देखिए, महाराष्ट्र के अंदर जनता तैयार बैठी है, कभी भी इलेक्शन करा लो और इनको उखाड़ने के लिए तैयार बैठी हुई है। और इन लोगों ने पता कैसे कैसे खेल किए हैं। संजय राउत सबसे पहले इस बात का जवाब दें कि लगभग कई हजार ऑफिसरों की कॉल जो है रश्मि शुक्ला ने रिकॉर्ड की थी, इंटेलिजेंस की ऑफिसर थी, और रश्मि शुक्ला पिछले साल का 25 अक्टूबर 2020 का लेटर है उसका, 25 अक्टूबर, और उस लेटर के अंदर वो सीएम को लिखती है कि ये जो है ट्रांसफर पोस्टिंग का बहुत बड़ा रैकेट है, बड़े बड़े आईएएस बड़े बड़े आईपीएस ऑफिसर्स वहाँ अपनी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपए की रिश्वत दे रहे हैं और सीएम ऑफिस तक पहुंचे हुए हैं वो। आप मुझे बताइए उसका जो है आपने जांच उन लोगों पे बैठाने के बजाय उन ऑफिसरों पे किस पे रश्मि शुक्ला पे जांच बैठा दी कि इसने आईटी एक्ट का उल्लंघन किया, किस आधार पे इसने जो है इस तरह की कॉल रिकॉर्ड करी है? इसका कोई जवाब है इन लोगों के पास में? अगर ये दे सकते हैं तो ये इस बात का जवाब दें कि इनका ही एक मातहत ऑफिसर जैसे कहते हैं, इनकी पार्टी का नेता था जिसे सचिन वाजे जिसका नाम है, और वो आदमी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है। वो खुद ही मुकेश अंबानी के घर के बाहर जाकर के बम वो जिलेटिन की छड़ा रख के आया, अगर वो वहाँ पे फट जाती तो मुकेश अंबानी के घर के परखच्चे उड़ जाते। इसका जवाब है संजय राउत के पास में। बताइए आप मुझे, देश की सुरक्षा को जो खतरे में डालने का काम इन्होंने किया, और ये एजेंसीज वहाँ क्यों लगी हुई है बताइए आप? ईडी वहाँ पर लगी हुई है और वहाँ पर CBI भी लगी है इस सचिन वाजे के केस में, और वहाँ पर जो है अलग अलग एजेंसीज वहाँ जा करके क्यों लगी है? क्योंकि देश की सुरक्षा में को लोगों ने खतरे में डाला है। क्योंकि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है, देश का 40% रेवेन्यू बॉम्बे से आता है। वहाँ पे भारत का जो उसमें स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे भारत की जो फिल्म इंडस्ट्री है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो उसका एक बहुत बड़ा प्रभाव है, और हिंदुस्तान की जो मुंबई है वो गेटवे है, पूरे वर्ल्ड का गेटवे है, और उस पर भारत की एजेंसी नज़र ना रखें? वो एक एक बात पे नज़र रखती हैं, क्यों ना नज़र रखें बताइए आप? क्योंकि भारत को जहाँ पर लगेगा कि कोई व्यक्ति भारत की संप्रभुता से किसी भी तरीके का समझौता कर रही है, कोई भी सरकार कर रही है, कोई व्यक्ति कर रहा है, उसको तो सबक सिखाया जाएगा।
संजय राउत का इतना बड़ा भूमि घोटाले में नाम आ रहा है, उनकी संपत्ति कुर्क कर तक कर दी है ईडी ने। हर मुजरिम, मैं कह रहा हूँ, मैंने पिछले साल भी आपसे कहता रहता था कि किसी भी जेब कतरे को पूछिए, हर जेब कतरा ये कहता है हम आगे से ये काम नहीं करेंगे, और वो आगे से ये काम करते रहते हैं। सच्चाई छुप नहीं सकती झूठे उसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो जब आपके सारे घोटाले सामने आ गए हैं और ये ईडी जब वहाँ चल के गई है, तो ईडी तो ऐसे समझ लीजिए आप अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर एक मसीहा निकलता है जिसे लोग शहंशाह कहते हैं, वो तो शहंशाह की तरह काम कर रहे हैं और अंधेरी रातों में और उन चीज़ों को पता लगाने में लगे हुए हैं जिनके द्वारा आप जो है महाराष्ट्र की जनता को ठगने का काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे वो धृतराष्ट्र की तरह आँखें मूंद करके महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं उद्धव ठाकरे, और सारा का सारा वहाँ पे सीन देख रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं रहे हैं। जब कोई सीन देखता रहे कुछ ना करे तो फिर ऊपर से आदेश आते हैं, और ऊपर कहाँ है, दिल्ली से आदेश आते हैं, और दिल्ली से आदेश आते हैं, फिर इस तरह से ही डंडा चलता है जैसे ईडी का डंडा चल रहा है, और कानून का राज कायम होता है। संजय राउत जो है भाई, एक बात बताइए कि राज्यसभा सांसद बना करके इन्हें भेजा हुआ है, कहाँ से कहीं से इलेक्शन भी नहीं लड़ते, कोई ऐसे काम भी नहीं करते। ये लोगों के धारा 370 के मामले में तो इसने इतना ज़बरदस्त भाषण दिया था यहाँ भारत की पार्लियामेंट में, और अब जब इसके इतने सुर बदले हुए हैं, आज एक फिल्म तक को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। मतलब इतना दोगलापन इनकी ज़िंदगी में आ गया, घोटालों में नाम आ गए तो फिर जो है ईडी को गाली देने लगे, और जब दूसरे लोगों पे आरोप लगाने लगे। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब आदमी की गर्दन घिर जाती है ना, और वो चारों तरफ से ब्लॉक हो जाता है, तब वो ऐसी हालत में आ जाता है। आपने सुना है कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता, कि वो झूठ भी बोल रहा था तो इस अंदाज से कि मैं यकीन ना करता तो क्या करता। वो झूठ को भी इस अंदाज में बोल रहे हैं, भेगो भेगो करके। अच्छा, रोज आप देख रहे हो मीडिया वाले डेली 4-6 संजय राउत के घर पहुंच जाते हैं और उसको माइक लगा देते हैं, और फिर वो जो है इस तरह के बयान देता है कि वो उसकी अपनी ही सरकार फंसी रहती है। ये तो कह रहा था कि ये यूपीए एनजीओ है, ये संजय राउत का बयान है, और इस पे जो इसका अध्यक्ष बना देना चाहिए शरद पवार को। इसका मतलब जो है तुम खुद ही कह रहे हो कि जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसको चलाने के काबिल नहीं है, तो फिर सरकार में क्यों बने हुए हो वहाँ पे? अब 3 पहिए की ऐसी सरकार बनाई हुई है वहाँ पर कि भाई तुम लोगों ने विचारधारा को हटा करके ये बना ली। और इन्होंने जवाब क्या दिया है, संजय राउत का ही जवाब बता रहा हूँ। हमने किसानों के लिए, हमें किसानों की चिंता है, किसान बहुत दुखी है, उनके लिए हमें एक हुए हैं। अच्छा, अब किसान कहाँ पे भैया बताइए? कि विदर्भ में आत्महत्याएं रुक गई क्या? बताइए मुझे आप। किसानों की क्या हालत है महाराष्ट्र में, ये बताइए। ये जो घोटाले का पैसा है इसी को दे दीजिए, इसी से ही जो वहाँ पे सिंचाई नहीं हो पा रही है, सिंचाई हो जाएगी विदर्भ में, इसी घोटाले के पैसे को दे दीजिए आप। और ऐसे ऐसे लोगों से संबंध है। ये जो इरिगेशन का जो घोटाला हुआ है महाराष्ट्र के अंदर, वो भारत के सबसे बड़े घोटालों में से एक है, और अजीत पवार उसके अंदर कौन था? एक्यूज था, और उन सबको क्लीन चिट दे दी। उसकी जांच किससे करवा रहे थे लोग? धर्मवीर सिंह से करवा रहे थे। आज उसी के दुश्मन बने। पहले वो दोस्त था, अभी वो दुश्मन बन गया। ए भाई जरा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी, ऊपर भी नहीं नीचे भी, राज कपूर जी कहते थे। तो मैं तो सिर्फ इनके लिए यही कहूँगा, ये भाई जरा देख के चलो। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।